नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान से बैकफुट पर आई वसुंधरा की, मोदी को चुनौती देते शिवराज सिंह चौहान की, अमित शाह पर भड़के राहुल गांधी की, यूपी में प्रियंका गांधी की पदयात्रा से मुश्किल में आई बीजेपी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए में बड़ी फूट की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने सस्पेंड डीजीपी को किया बहाल। काउंटिंग के दौरान रेवंत से मिले थे अंजनी, ईसी ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की जारी की डेटशीट, 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55% हुई। इसका कारण सब्जियों और अनाजों की ऊंची कीमतें अक्टूबर में 4.87% रही थी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 69,551 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 20,906 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद आज बीजेपी ने राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया, और इस बार भी नाम बेहद चौंकाने वाला है। ये कह सकते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ से ज्यादा बड़ा सरप्राइज बीजेपी ने राजस्थान में दिया। पहली बार के विधायक को ही राजस्थान की कमान सौंपी है, तो किसके नाम पर लगाई गई मोहर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में वसुंधरा का राज समाप्त हो गया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। सीएम पद को लेकर हाईकमान से टकराने का नतीजा वसुंधरा को अब भुगतना पड़ा है। उनकी सीएम दावेदारी पूरी तरह से खारिज हो गई। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही थी, जिसे हाईकमान पहले ही खारिज कर चुका था, और अब पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। हाईकमान के दबाव में वसुंधरा को ही भजन लाल के नाम का प्रस्ताव करना पड़ा। एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए तय किया गया है, जबकि वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा। भजन लाल शर्मा ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। भजन लाल का नाम चौंकाने वाला इसलिए माना जा रहा है कि वो पहली बार के विधायक हैं, और बीजेपी विधायकों की ग्रुप फोटो खींचे जाने के समय वो चौथी कतार में थे। वो सांगानेर सीट से चुनाव जीते हैं, और वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काटकर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। वैसे भजन लाल के नाम पर सहमति बनाना बीजेपी के लिए आसान भी नहीं था, क्योंकि वसुंधरा समर्थक लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में राजनाथ सिंह ने जयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले वसुंधरा के साथ बैठक की। खबरों की माने तो इसी दौरान वसुंधरा की जेपी नड्डा से भी फोन पर बात हुई। आधे घंटे तक चली बैठक के बाद भजन लाल के नाम पर वसुंधरा ने भी सहमति जता दी, जिसके बाद उन्होंने भजन लाल के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा। 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। भजन लाल के नाम से वसुंधरा को जोरदार झटका लगा है। झटका तो शिवराज ने मोदी को दिया है। मोहन सिंह यादव 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी हाईकमान पर ही सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के कार्यक्रम के रंग में भंग डालने का काम शिवराज सिंह चौहान की ओर से होता दिखाई दे रहा है। शिवराज ने मीडिया के सामने जो बयान दिया है, उसने बीजेपी कैंप में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम पद से हटाए जाने के बाद शिवराज नाराज दिखाई दे रहे थे, और अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कह दिया है कि वो काम मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। शिवराज ने मध्य प्रदेश में ही रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। शिवराज के बयान से साफ हो गया है कि आने वाले समय में वो बीजेपी हाईकमान के लिए चुनौती बन सकते हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि शिवराज को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, और अगर शिवराज मध्य प्रदेश में ही रहते हैं तो फिर मोहन यादव के लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में जीते गए अधिकांश विधायक शिवराज के करीबी ही माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज 2024 में बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान के बयान से बीजेपी में हलचल तेज है। इधर राहुल के बयान से भी सियासी हलचल तेज है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह पर पलटवार किया है और अमित शाह को इतिहास याद दिलाया है।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया। इसके बाद कश्मीर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को नेहरू की गलती बताया। दरअसल आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर सीज फायर नहीं होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। अगर 2 दिन रुक जाते तो पूरा पीओके तिरंगे के तले आ जाता। अब अमित शाह के इसी बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह को इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जातिगत जनगणना और केंद्र में ओबीसी अधिकारी वाला मामला है। राहुल गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी, सालों तक जेल में रहे। अमित शाह को इतिहास नहीं पता है, वो इसे रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा जातिगत जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है, ये है। इस मुद्दे पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस वार पर बीजेपी का क्या पलटवार होता है। राहुल गांधी के बयान से बीजेपी परेशान है। इधर यूपी में प्रियंका गांधी भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली हैं। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। यूपी को फतह करने के लिए कांग्रेस ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान की बागडोर प्रियंका के हाथों में रहने वाली है। क्या है यूपी को लेकर कांग्रेस का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए यूपी के मैदान में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस जल्द ही यूपी में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। इस परिवर्तन यात्रा में प्रियंका गांधी बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेंगी। इस परिवर्तन यात्रा में प्रियंका गांधी खुद शामिल होकर कमान संभाल सकती हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस जल्द ही यूपी में परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा में खुद प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। ये पद यात्रा प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। इस पद यात्रा के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया है। पिछले दिनों लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यूपी में कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर परिवर्तन यात्रा निकालने का सुझाव दिया गया था। पार्टी के तमाम अधिकारियों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, जिसके बाद आगामी चुनाव को देखते हुए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस पद यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी, जो कि सहारनपुर के गंगोह से होगी, जहां से ये यात्रा बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सीतापुर पहुंचेगी। इसी के साथ कांग्रेस अपना स्थापना दिवस भी जनता के बीच ही मनाएगी। इस दौरान प्रदेश के तमाम हिस्सों से बड़े स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी के प्रभारी भी हैं। पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान उन्हीं के हाथों में थी। प्रियंका गांधी ने इन चुनावों में जमकर प्रचार किया था और एक बार फिर प्रियंका गांधी यूपी में बीजेपी को झटका देने के लिए मैदान में उतरने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को यूपी में कितना फायदा मिलता है। प्रियंका गांधी की पदयात्रा का असर 2024 के चुनावों पर पड़ना तय है। इधर जेएनयू में भी जुर्माना तय हो गया है। इस साल मार्च महीने में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया गया था कि परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द करने या 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन किया था। बाद में इसको वापस ले लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से जेएनयू में एक आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन या हड़ताल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। नए आदेश के अनुसार शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर चस्पा करने और धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा दोषी को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आदेश में शैक्षणिक इमारतों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा अलग अलग स्कूलों, अधीक्षकों के कार्यालय, डीन और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय को शामिल किया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक इमारत, जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी।
इस आदेश के बाद अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। विद्यार्थियों ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के खिलाफ प्रॉक्टर ऑफिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी जेएनयू को हक की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। वहाँ की सड़कें, कैंटीन और बिल्डिंग में विचारों की आजादी साफ दिखती है। ये छात्र अपने अधिकारों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें जीते भी हैं। ऐसे में संस्थान में प्रदर्शनों पर बैन लगाने जैसी दमनकारी नीति लागू की जाएगी तो ये भविष्य के भारत के लिए ठीक कदम नहीं होगा। जेएनयू से शुरू हुए ऐसे कानून देश के दूसरे विश्वविद्यालय पर भी लागू कर सकते हैं। जेएनयू में सख्त नियमों पर बवाल मचा है। इधर हरियाणा में भी सियासी बवाल मचा है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज हैं। दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जेजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लगता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर संकट खड़ा हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिलने के बाद उसे हरियाणा में जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की कई खबरें आ रही थीं। इस बीच जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी को राज्य में बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का दावा किया है। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, हमारा मिशन दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाना है। यानी जेजेपी ने साफ कर दिया है कि खट्टर या बीजेपी के नेतृत्व में अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में होगा और बीजेपी को ये स्वीकार नहीं है तो गठबंधन भी नहीं होगा। इसके जवाब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि किसी को सपना देखने से नहीं रोक सकते। ये लोग राजस्थान में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि जेजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के बिना गठबंधन के चुनाव लड़ी थी। ऐसे में अब हरियाणा में भी यही माना जा रहा है कि जेजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना का जवाब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने में दे दिया है। चाहे उसके अंदर ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी के सभी को इसमें उन्होंने साथ दिया है। यानी कि पूरा का पूरा साजो सामान लेकर के चुनाव का वो चुनाव 2024 के रास्ते पर निकल चुके हैं। बाकी तो 370 और मंदिर तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए में बड़ी फूट की। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही जेडीएस में हंगामा मचा है। पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी थी। पार्टी के दिग्गज नेता सीएम इब्राहिम ने यहां तक कह दिया कि जेडीएस ने बीजेपी से गठबंधन किया ही नहीं और अब इब्राहिम के एक और एक्शन से एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जेडीएस के बागियों ने केरल के वरिष्ठ नेता सीके नानू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, जिसके बाद एचडी कुमारस्वामी को जोरदार झटका लगा है। जेडीएस के पूर्व कर्नाटक अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने इसकी घोषणा की है। सीके नानू को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। देवेगौड़ा ने हाल में इब्राहिम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जेडीएस से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि इब्राहिम और नानू ने कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन का विरोध किया था। जेडीएस के बागी नेताओं ने बेंगलुरु में इब्राहिम के नेतृत्व में बैठक की और नए अध्यक्ष की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला मेरा नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया फैसला है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिलने जा रहे हैं।
इसके साथ ही इब्राहिम ने देवेगौड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि हम जनवरी में हुबली में बड़े पैमाने पर रैली करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। समाजवादी जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और पूर्व सीएम रामकृष्ण हेगड़े निधन के बाद भी अपनी विचारधाराओं के लिए आज सम्मानित हैं। लेकिन कुछ लोग जो जीवित हैं वो विचारधारा को भूलकर चलते फिरते शवों की तरह होंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि देश का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। देवेगौड़ा ने 92 साल की उम्र में विचारधारा से समझौता कर लिया है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने राज्यपाल का पद भी नहीं लिया। जेडीएस के 5 विधायक हमारे हैं। पार्टी के सभी राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की शक्ति नानू को दी गई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देवेगौड़ा से छीन लिया गया है और नानू को सौंप दिया गया है। वहीं खबरों की माने तो बागी नेता जेडीएस से अपने निष्कासन को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी में हैं और पार्टी के चिन्ह पर भी दावा करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।